Yes, class. Let us start with an example of Lamport logical clock. Lamport logical clock का concept कल हमने discuss किया था. Its algorithm. Now see the example. How to solve this. First of all, consider here we have 3 nodes. Suppose this is named as, you have to label the nodes also. Here I am writing in place of S1, I am writing here N1, node 1, node 2, node 3. Okay, so whenever you are considering the nodes, you also have to name them. आपको उसको लेबल देना है, नेम देना है, क्योंकि हम आगे इसको यूज करेंगे नेम्स को भी. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको, यहाँ पे इनकी टाइम स्टैम्प वैल्यूज असाइन करनी है इनको. यू हैव टू असाइन द टाइम स्टैम्प वैल्यू एंड दीज वैल्यूज स्टार्ट विद द 0. ठीक है. अब यहाँ पे हम इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू ले लेते हैं इधर 0. आफ्टर दैट I'm taking the 6 difference between all these timestamp values. 12, 18, 24. After that 30, 36. After 36, 42. After 42 is 48. 48 के बाद 54. After this 54, 60, 66, 70. ठीक है. कल 70 यहाँ पे मैंने वैल्यूज कंसिडर की है. टोटल कितनी वैल्यूज हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर किए मैंने टाइम स्टैम्प वैल्यूज. ठीक है. इसी तरह से आप N2 को वैल्यूज असाइन करो पहले. तो N2 values also first start with 0. After that for this N2 I'm taking the difference. 8 difference ले रही हूँ मैं इन सबका. 8. After that 16. डिफरेंट वैल्यूज आपको लेनी है तीनों नोट्स में. 16 के बाद 24, 32. After this 40, 48, 56. ठीक है. लास्ट फॉर N3 also consider the values, timestamp values start with the 0. After 0, for this consider the difference, 10 difference between all these timestamp values. 10, 20, 30, 40, ठीक है. नाउ सी, जो वैल्यूज आपने यहाँ पे दिए तीनों नोट्स को, क्या इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. ओके. सब में 13 वैल्यूज यहाँ पे अभी टाइम स्टैम्प की असाइन की है. ठीक है. नाउ कैसे हम इसका एग्जांपल शो करेंगे? वी हैव टू कंसीडर द 2 केसेस इन आवर एग्जांपल. एक बंदा नॉक पड़ा यहाँ पे. क्या कह रहे हो? इस दीवार पे मेरे पे एमो नहीं है. यस विकास, व्हाट आर यू सेइंग?
टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन हेयर। कैसे ट्रांसमिशन आपको शो करना है इधर, करेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनकरेक्ट ट्रांसमिशन। करेक्ट ट्रांसमिशन कब होगा क्लास, फॉर लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक when you will consider the transmission is correct? Yes Vikas, you tell me. कल डिस्कस किया था इसका एल्गोरिथम, कब आपका करेक्ट ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क पे? एनी अदर स्टूडेंट? First of all, here, this node N1 is transmitting a message to this node N2. ठीक है, नाउ जब भी मैसेज आपका ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क तो क्या कंटेन करता है, दैट मैसेज कंसिस्ट ऑफ टू पैरामीटर्स। ठीक है, टू पैरामीटर्स में क्या है, द मैसेज इटसेल्फ एंड सेकेंडली द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ सेंडर। तो यहाँ पे सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या है 6, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है 6 भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और फिर सिंपली ts ऑफ n1 दैट इज द टाइम स्टैम्प ऑफ s1। ठीक है, अब 6 से यानी कि 6 वैल्यू से टाइम स्टैम्प वैल्यू से मैसेज ट्रांसमिट हुआ और नोड 2 पे, यानी कि ये नोड 2 अभी क्या काम कर रही है एज अ रिसीवर नोड। रिसीवर नोड पे जो मैसेज अराइव हुआ है तो क्या काम था रिसीवर नोड का, वो जब मैसेज अराइव होता है तो ये तो नहीं ना कि वो प्रोसेस कर देता है, तभी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन करता है किसका, टाइम स्टैम्प वैल्यूज का, कि उसकी जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है जब मैसेज अराइव हुआ है वो कितनी है, और जो मैसेज में जो सेंडर ने मैसेज ट्रांसमिट किया उसमें टाइम स्टैम्प कितना है। जो सेंडर ने यहाँ पे ट्रांसमिट किया दैट इज 6, but at the receiver side the now the timestamp value is 24, it means it is a correct transmission। correct transmission कब होता है, जब आपकी रिसीवर की टाइम स्टैम्प ज्यादा हो देन द सेंडर्स टाइम स्टैम्प, और इनकरेक्ट ट्रांसमिशन कब होता है, जब आपका रिसीवर की वैल्यू टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू द सेंडर्स टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो अभी जो मैंने मैसेज 1 आपको शो किया है यहाँ पे, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पे जो रिसीवर पे रिसीव हो रहा है मैसेज उसका टाइम ज्यादा है, किस टाइम से, जब सेंडर ने ट्रांसमिट किया। ठीक है, नाउ कंसिडर अनदर ट्रांसमिशन हियर। किसी भी पॉइंट से हम यहाँ पे ले सकते हैं। एट दिस 32 सपोज a message is transmitting to the node 3। अब node 3 के साथ node 2 जो है that is communicating। ठीक है, now here suppose this is the name of the message is m2 message is transmitting m2 कोमा। नाउ अब क्या आएगा यहाँ पे, अब कौन सेंडर है, n2 सेंडर है। n2 की जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, दैट इज 34, सो m2 टाइम स्टैम्प वैल्यू इज 34। ठीक है, अब रिसीवर पे वो कितने टाइम पे रिसीव हो रहा है, टाइम स्टैम्प वैल्यू क्या है इधर 40। क्लियर, तो अब क्या है यहाँ पे, ये भी करेक्ट ट्रांसमिशन है क्योंकि यहाँ पे भी जो रिसीवर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो सेंडर से ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो एन एक correct transmission, so for this also we do not need to update the clock। Lamport logical clock simply करके आ रहा है, if there is an incorrect transmission then in that case that Lamport logical clock is updating the clock of receiver nodes। ठीक है, so ये दोनों ही जो ट्रांसमिशन यहाँ पे हुए अभी M1 के लिए और M2 के लिए, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्लॉक अपडेशन की, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ट्रांसमिशन हुआ है। अब नेक्स्ट ट्रांसमिशन देखो यहाँ पे, suppose at this timestamp value 60 a message is transmitting by n3। अब n3 जो है सपोज वो एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है n2 को एज अ रिस्पॉन्स, क्योंकि जो n2 था उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट जनरेट की, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे रिसीव हुई, n3 पे। अब n3 ने सपोज उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, नेट टाइम स्टैम्प वैल्यू 60 उसने वो मैसेज ट्रांसमिट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक एग्जांपल इनकरेक्ट ट्रांसमिशन का। इनकरेक्ट ट्रांसमिशन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेंडर की तो टाइम स्टैम्प ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिसीवर, बट अपोजिट होना चाहिए, रिसीवर का टाइम बाद में ही आना चाहिए जिस टाइम पे सेंडर ने ट्रांसमिट किया है। ठीक है, सो हियर यू नीड टू अपडेट द क्लॉक, तो दिस इज रॉन्ग। क्या बताया था आपको, इस केस में जो हमारा रिसीवर नोड होती है उसको बोलते हैं दैट इट इज वायलेटिंग द रूल, और उस नोड का क्या आप
एम होता है कि वो उस मैसेज को कंसिडर ही नहीं करती और इट विल कंसिडर इट एज एन इनकरेक्ट मैसेज. सो हियर this node R1 is violating the rules. R1 and कौन सी node है ये, नेम क्या है इसका, N2. So N2 is violating the rules. नोट. ठीक है, अब एक और ट्रांसमिशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं. वन मोर ट्रांसमिशन. सपोज यहाँ पे आपका मैसेज एट दिस पॉइंट 64 टाइम स्टैम्प वैल्यू से N2 से ट्रांसमिट हो रहा है किसको, नोड N1 को. सो दिस इज आल्सो एन इनकरेक्ट ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पे भी जो सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो ज्यादा है देन द रिसीवर, क्योंकि रिसीवर के पास क्या होना चाहिए था, अगर करेक्ट ट्रांसमिशन होता तो 64 की बाद की कोई भी वैल्यू उसके पास अगर होती तो उस टाइम पे वो कंसिडर किया जाता. बट अब ये जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे दोनों केसेस में, लास्ट M3 और M4 के केसेस में, ये दोनों ही रोंग आ रही है. तो दिस इज ऑल्सो क्रॉस. सो हियर which node is violating the rules? Always remember that the receiver node, अगर उसकी वैल्यू टाइम स्टैम्प कम है तो. So here the node N1 is violating the rules. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल also specified here the name of the message. ये जो यहाँ से ट्रांसमिट हुआ है N3 से, मैसेज इज M3 और उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू कितनी है, कितने पे गया है, 60 पे. तो M3, 60. Here also जो ये लास्ट फोर्थ ट्रांसमिशन है दैट इज फॉर मैसेज M4, और यहाँ पे जो इसकी सेंडर की TS वैल्यू है, टाइम स्टैम्प वैल्यू है, दैट इज 64. ठीक है, तो कोई भी अगर आप एग्जांपल देते हैं तो उसके साथ में टाइम स्टैम्प वैल्यू आपको देनी है, साइन करनी है. हो गया. So for first two we do not need to update the clocks, but for the last two transmissions M3 and M4 we have to update the clock values. अब अपडेट कैसे करना है क्लास, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी. कल आपको बताया था एल्गोरिथम में क्या स्टेप होता है अगर ऐसे हमें वैल्यूज को अपडेट करना पड़ता है तो क्लॉक की. जो अपडेशन होता है हमारा वो हमेशा रिसीवर साइड पे ही होता है. ठीक है, तो अब इन तीनों में से देखो कौन सी क्लॉक अपडेट होगी. यहाँ पे भी रिसीवर साइड पे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि ये करेक्ट ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है. इसी तरह से N पर भी, N1 पर भी जो ट्रांसमिशन है वो करेक्ट ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसे भी अपडेट करना पड़ेगा. इन दोनों को तो हमें अपडेट करना ही है. अब देखो N3 में कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि जो रिसीवर एंड होता है वहां पे अपडेशन होती है. अब N3 ने जब एज अ रिसीवर वर्क किया तो उस टाइम पे तो उसका वो करेक्ट पैसेज था, क्योंकि इसकी जो टाइम स्टैम्प वैल्यू थी वो ज्यादा थी, तो उस टाइम पे उसको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. आफ्टर दैट जब वो सेंडर की तरह एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां तो हमें अपडेट करना ही नहीं, हमें रिसीवर साइड पे अपडेट करना है. ठीक है, तो जो N3 की वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगी आपकी 0, ठीक है, एज इट इज 120 तक वैल्यूज मैंने इधर असाइन कर दिया है इसको नोड N3 को. नाउ यू हैव टू अपडेट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल N2. जो फर्स्ट देखो, अब जब रिटर्न रिस्पॉन्स जब जा रहा है तो जो पहले आपका रिस्पॉन्स ट्रांसमिट हो रहा है उसी को ही पहले आपको अपडेट करना है. जो आपका फर्स्ट है वो ये वाला रिस्पॉन्स है N3 से N2, फिर उसके बाद N2 से N1 गया है. ठीक है, तो हमें पहले किसको अपडेट करना पड़ेगा, N2 को. तो N2 को अपडेट कैसे करना होगा, देखो 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड 56. 56 मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ. अब क्यों, क्योंकि अब मुझे यहाँ से लेके एट दी एंड सभी वैल्यूज को अपडेट करना है. ठीक है, अब अपडेट के लिए क्या होगा, क्या मेथड था आपका कि जस्ट जो भी सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो और ओल्ड वैल्यू को उस न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर दो. तो यहाँ पे जो आपकी सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है दैट इज 60.
ठीक है, 60 में 1 ऐड किया, यू विल गेट 61। तो अब जो आपकी N2 की वैल्यू थी 56, वो 61 से रिप्लेस हो जाएगी। सो आफ्टर 48 अब 56 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 61। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया था आपको कि अब 56 के बाद जितनी भी वैल्यूज है वो भी सभी अपडेट होगी। कितना अपडेट होगी, जितना कि ओल्ड और न्यू वैल्यू में डिफरेंस है। तो 56 और 61 में कितना डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, तो ये रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है उनमें भी 5 आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी अपडेट दैट इज 69, उसके बाद 77, 85। ठीक है, 85 के बाद 93 एंड 101। ठीक है, so this is the updated value for this node N2. Now for the first node, this is N2, N3, N1। तो कहाँ से था हमारा ट्रांसमिशन इस M3 मैसेज का, 60 से। सो अगर अब हमने अपडेट कर दिया है तो ये जो अब रिसीविंग टाइम हो गया, जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो अपडेट हो गई 61। सो अब ये इस मैसेज को एज अ करेक्ट ट्रांसमिशन कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे आप लोग दिस इज M3 कॉमा, अभी इसकी टाइम स्टैम्प वही रहेगी 60 सेंडर की। अब नेक्स्ट देखो फॉर N1। N1 के लिए भी जो वैल्यूज है स्टार्टिंग के वो एज इट इज ही मेंशन करो जब तक कि आपका प्रॉब्लम नहीं थी। 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, नेक्स्ट 54 से प्रॉब्लम आई थी। 54 पे तो वो वैल्यूज अभी मैं यहाँ पे लिख ही नहीं रही हूँ क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या यूज करनी है, अपडेटेड वैल्यूज। ठीक है, प्रोसेस वही है कि जो हमारे पास सेंडर की टाइम स्टैम्प होगी, सेंडर की टाइम स्टैम्प में जो वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड कर देना। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि ये नहीं करना कि जो ये ट्रांसमिशन था जैसे M4,64 तो आप इसको 65 कर देंगे, नो। अब जो वैल्यू आप सेंडर की कंसिडर करोगे वो जो अपडेटेड वैल्यूज आई है N2 की वो कंसिडर करोगे। ठीक है, तो 64 की प्लेस पे जो अपडेटेड वैल्यू आई है N2 की वो कितनी है, 69। तो अब 69 में आप 1 ऐड करोगे, 69 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 70। So now 54 is replaced by this value 70. तो 48 के बाद अब जो वैल्यू आएगी दैट इज 70। अब ऑब्वियसली कि रेस्ट ऑफ द वैल्यूज भी सारी अपडेट होंगी। कितना अपडेट होगी, जितना कि ओल्ड और न्यू वैल्यू में डिफरेंस है। ओल्ड कितना था 54, न्यू कितनी आई 70, दोनों में डिफरेंस कितना है 16। तो रेस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज में भी आप क्या करोगे, आप सिंपल 16 16 ऐड करते जाओगे। तो यहाँ पे 70 के बाद अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 है। 60 में 16 ऐड करोगे कितना हुआ, 76। उसके बाद 66 में भी आप 16 ऐड करो, 82। 82 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, इधर देखो 70 में भी 16 ऐड करो तो 86। तो ये जो है N1 के लिए क्या है, अपडेटेड वैल्यूज। ठीक है, समझ में आया। तो अब जो ट्रांसमिशन अब आप इस नेक्स्ट डायग्राम में, न्यू डायग्राम में शो करोगे जो कि यहाँ इस पॉइंट से चला था। अब इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू थी 69 और अब ये इस पॉइंट पे पहुंचा है जो कि अपडेट हो चुकी है जिसकी वैल्यू N1 की। तो वो कब पहुंचा है, 70 पे। तो अब जो है ट्रांसमिशन है वो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो रिसीवर की टाइम स्टैम्प वैल्यू वो चेंज हो गई है, वो अपडेट हो गई है और दैट इज लार्जर देन द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ सेंडर। तो इधर थी 69। ठीक है, सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस टू प्रॉब्लम्स हियर फॉर मैसेज 3 एंड मैसेज 4। क्लियर है। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप चाहो तो ओनली 2 नोट्स का ही ट्रांसमिशन शो कर सकते हो। लाइक अगर ये फर्स्ट 2 नोट्स में मैं लेती हूँ और ये ट्रांसमिशन अगर आप शो कर रहे हो तो दैट्स ओके। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो फर्स्ट आपकी अपडेशन होगी वो किस साइड से होगी, आपकी राइट टू लेफ्ट में चलेगा। जैसे यहाँ पे था आपका, पहले इधर हुआ, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट में अपडेटेड वैल्यूज ही कंसिडर करके अपडेशन करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल का स्क्रीनशॉट भी ले लो क्योंकि अगर एमसीक्यू फॉर्म में पेपर आता है तो आपका सिंपली अपडेटेड वैल्यूज भी
पूछी जा सकती है, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे 61 अपडेट हुआ था 56 की प्लेस पे, तो आपसे क्या क्वेश्चन होगा दैट व्हाट विल बी द अपडेटेड वैल्यू हियर एट दी 56। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपली हमें करना क्या है कि जो सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना। ठीक है, फॉर n1 these are the updated values and for n2 these are the updated values। तो प्रीवियस से आप बिल्कुल चेंज है। क्लियर है? वंस अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप एग्जांपल दोगे उसमें दोनों टाइप की ट्रांसमिशन आपको शो करनी है, करेक्ट भी और इनकरेक्ट भी। करेक्ट ट्रांसमिशन कब होती है? जब रिसीवर की टाइम स्टैम्प वैल्यू ज्यादा होती है सेंडर से। तो यहाँ पे जो M1 और M2 मैसेजेस है दोनों करेक्ट के ही एग्जांपल थे, क्योंकि यहाँ पे सेंडर की 60 और रिसीवर की 24, और M2 के लिए रिसीवर की 20 सेंडर की 24 है और रिसीवर की 40, दोनों ठीक है। उसके बाद जो M3 और M4 मैंने यहाँ कंसिडर किया, ये एक इनकरेक्ट एग्जाम्पल है, इनकरेक्ट ट्रांसमिशन है। क्यों इनकरेक्ट ट्रांसमिशन है? क्योंकि यहाँ पे सेंडर 60 है और जो रिसीवर है वो 56 है, बल्कि क्या होना चाहिए, रिसीवर की ज्यादा होनी चाहिए। सेम नेक्स्ट केस था कि सेंडर 64 पे ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीवर उससे पहले ही रिसीव कर रहा है, दैट इज एट द 54। तो दोनों ही केसेस आपके इनकरेक्ट है, जहां पर कि मैसेज कंसिडर ही नहीं होगा और इट विल कंसिडर एज एन इनकरेक्ट मैसेज, ठीक है। सो लैम्पोर्ट के अकॉर्डिंग, सो लैम्पोर्ट ने एल्गोरिथम दिया, उसके अकॉर्डिंग अब इन दोनों की टाइमिंग को अपडेट किया जाएगा। किसकी टाइमिंग को अपडेट किया जाता है? रिसीवर नोड की टाइमिंग को। और किसको हम बोलते हैं कि ये रूल्स वॉलेट कर रही है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है? रिसीवर नोड, ठीक है। अब जो हमने करेक्ट किया इसका, यानी कि इसको सॉल्यूशन दी, वो क्या दी? सिंपली हम कैसे चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल N2 के लिए हमने अपडेशन की। N2 के लिए जब अपडेशन किया है तो सिंपली क्या किया है, सेंडर की टाइम स्टैम्प पे 1 ऐड कर दिया। सेंडर की टाइम स्टैम्प क्या थी? 60 में 1 ऐड किया, वी गेट 61। तो हमने क्या किया कि 61 से जो ओल्ड वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया। 56 पे आ रहा था मैसेज, इसलिए 56 को रिमूव किया यहाँ से और 61 यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को भी आपको अपडेट करना है। कितने डिफरेंस है? 56 और 61 की डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही अब जब नेक्स्ट नोड की टर्न आई है, जैसे N1 की, तो N1 जब वर्क करेगा, जब वो एल्गोरिथम अप्लाई किया जाएगा N1 पे, तो वो N2 की अपडेटेड वैल्यूज को ही यूज करेगा। तो N1 के लिए भी N1 कहाँ पे प्रॉब्लम थी? 54 पे। तो इसे हमें यानी कि रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू वैल्यू से। रिप्लेस कैसे होगी कि जो सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू उसमें 1 ऐड करना है। सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू अब आपको न्यू कंसिडर करनी है। न्यू कंसिडर क्या थी आपकी? 69 पे। यही पोजीशन वही रखनी है आपको। अब 69 था ना 64 की जगह, तो इसलिए 69 में 1 प्लस किया तो 70 आया। सिंपली सेंडर की 54 वैल्यू 70 से हो गई रिप्लेस। अब रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को भी आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। और डिफरेंस आपको बताइए कितना, कि जितना की ओल्ड वैल्यू थी और जितना ओल्ड न्यू वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उस वैल्यू से आपको अपडेट कर देना है। तो 54 और 70 का डिफरेंस हमें पता है 16 आया है। तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज में हमने क्या किया? 16 सब में ऐड कर दिया, ठीक है। So this is the solution for this problem. Now next see the next concept for this Lamport logical clock. Also there is one more concept, that is for critical section. Yes class, what is critical section? What do you mean by critical section? Anyone? Anyone of you tell me what is critical section? Yes, Manish, Muskan, Piyush. What is critical section? Sandeep. Yes, Sameer, you are right. Any other student? Yes, Muskan. Okay, right. So critical section क्या है आपका? Simply it is known as a segment of code. ये किसी भी प्रोग्राम का वो पार्ट है, एक कोड है, कोड सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है, that consists of the shared resources. क्रिटिकल सेक्शन एक वो कोड सेगमेंट होता है जिसमें कि शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि शेयर्ड रिसोर्सेज है तो ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोसेसेस जो है उन रिसोर्सेज को हो सकता है कि वो सेम टाइम पे एक्सेस करना चाहे, तो उस चीज को क्या करना पड़ता है, प्रिवेंट करना पड़ता है। तो जो लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक है उसने भी क्या एक सोल्यूशन दी है इस क्रिटिकल सेक्शन के एक्सेस को, साइमल्टेनियस एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन है क्या, सिंपली कोड सेगमेंट that consists of shared resources. क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि जिस टाइम पे क्या है, अब यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज है तो मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकता है कि सेम टाइम पे ही उसको एक्सेस करना चाहे, तो वो सेम टाइम पे एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ना आए, यानी कि टू प्रिवेंट द साइमल्टेनियस एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन बाय वेरियस प्रोसेसेस वी हैव टू यूज अ सॉल्यूशन। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन यूज करनी पड़ती है जो आपने पहले पढ़ा होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंसेप्ट पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो जो आपका लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक है क्या सॉल्यूशन देता है, तो व्हाट इज दिस सॉल्यूशन। First of all, critical section clear, the code segment that consists of the shared resources. Now what is the problem here? Okay, the problem is whenever multiple processes want to access the critical section at the same time, ठीक है। सो अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब होता क्या है इसमें लॉजिकल क्लॉक के केस में, सपोज देर आर 4 नोड्स, मैं यहाँ पे 4 नोड्स कंसिडर करती हूँ, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, हर एक नोड पे चाहे आपका जो नेटवर्क है 100 नोड से अगर बना है, अभी यहाँ पे मैंने कितने नोड्स कंसिडर किया, 4 नोड्स टोटल, तो 4 की 4 नोड्स के पास अपनी एक क्यू होगी, ठीक है। ऑल दी नोड्स ओवर द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ देयर ओन क्यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यू एसोसिएटेड विद n1, देयर इज आल्सो अ क्यू एसोसिएटेड विद n2, n3 also and with n4 also, ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज सपोज एट अ सम पर्टिकुलर टाइम दिस n1 नोड n1 वांट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब n1 को क्या करना है, इसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा, n1 क्या करेगा, n1 will send a request to all the nodes connected over the network. n1 जो है वो रिक्वेस्ट ये नहीं है कि किसी एक नोड को सेंड करेगा, वो जितनी भी नोड्स नेटवर्क में होगी उन सभी नोड को वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। So first of all, this n1 will send a request to this node n2. Also, this n1 will send a request to this n3 and this n4. ठीक है। अब जो आपका ये लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट यूजेस 3 टाइप्स ऑफ मैसेजेस। 3 टाइप्स ऑफ मैसेजेस क्या यूज होते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट, रिप्लाई एंड थर्ड इज रिलीज। ये मैसेज होता है, रिक्वेस्ट, रिप्लाई एंड रिलीज, ठीक है। अभी जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम n1 टू ऑल दी अदर नोड्स, दैट इज द रिक्वेस्ट मैसेज। रिक्वेस्ट here also it is requesting for the critical section, here also it is requesting for the critical section, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपका मैसेज ट्रांसमिट होगा, अभी ऊपर एग्जांपल भी किया है, उस मैसेज के साथ क्या होती है, सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू, ठीक है। अब जैसे n1 ने एक रिक्वेस्ट ट्रांसमिट की, एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया सभी नोड्स को, तो सभी नोड्स को क्या रिसीव हुआ, n1 का
टाइम स्टैम्प वैल्यू भी, उस मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज के साथ साथ उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू भी रिसीव हुई। तो सभी नोड का भी क्या काम होगा, जैसे वो रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं वो उस रिक्वेस्ट को क्यू में डाल देते हैं। तो N2 ने भी N1 की रिक्वेस्ट को क्यू में डाल दिया, साथ में उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू। सपोज 2 जो है वो उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही N3 ने भी N1 की रिक्वेस्ट को क्यू में डाल दिया और इधर इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू भी उसने रख ली। ऐसे ही N4 ने भी क्या किया, N1 की रिक्वेस्ट डाल दी अपनी क्यू में और यहाँ पे उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू भी मेंशन हुई। अब जो एक नोड जैसे ब्रॉडकास्ट होता है सेम वैसे ही होता है, यहाँ भी जो N1 है वो खुद भी अपनी क्यू में अपनी रिक्वेस्ट को रखता है। तो यहाँ पे इसने खुद भी अपनी रिक्वेस्ट को रखा है अपनी क्यू में और इसके साथ में इसकी अपनी टाइम स्टैम्प वैल्यू दैट इज 2 मैं अब यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। अब इन सबकी ही टाइम स्टैम्प वैल्यू आपको एक बार असाइन करनी है। दैट इज सपोज N3 की है, N2 की है 3, N3 की 4 है और N4 के लिए जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो क्या है 5, ठीक है। अब जो क्यू होती है उसमें सिर्फ वही नोड्स होती है जिनकी रिक्वेस्ट आती है क्रिटिकल सेक्शन के लिए। सो ऑल द क्यूज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नोड्स कंसिस्ट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि N1 ने क्या किया, रिक्वेस्ट ट्रांसमिट की रिक्वेस्ट सेंड किया सभी नोड्स को, सभी नोड्स ने उसको क्यू में डाल दिया उसकी रिक्वेस्ट को, उसके साथ में टाइम स्टैम्प वैल्यू भी चेक की। अब सपोज ये 3 नोड्स है टोटल, इसके अलावा N3 और N4 at this time वो critical section access ही नहीं करना चाहती, they do not want to enter into the critical section for which the request came। अब ये नहीं होता कि critical section भी आपका एक हो, there can be multiple critical section, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम critical section की, ठीक है। so N3 और N4 at this time उस critical section में नहीं जाना चाहती जिसके लिए N1 से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। बट दिस नोड N2 want to enter into the critical section, N2 को जाना है, ठीक है। तो अब N2 को जाना है तो N2 क्या करेगी, सबसे पहले ये चेक करेगी कि मेरी टाइम स्टैम्प वैल्यू कम है या फिर ज्यादा है जो कि N1 की टाइम स्टैम्प वैल्यू को रिसीव हुई है। तो N2 ने चेक किया, N1 की जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है दैट इज 2, ये 2 है, और N2 की जो टाइम स्टैम्प वैल्यू दैट इज 3। तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, जिसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी। जो आपका लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक करें हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हर एक के साथ क्या होगी, टाइम स्टैम्प वैल्यू, जिसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी, स्मॉल होगी, वही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अब N2 का क्या काम होगा, उसने टाइम स्टैम्प चेक कर ली। नाउ दिस नोड N2 हैज टू ग्रांट परमिशन टू द N1 टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब N2 को एक रिप्लाई मैसेज सेंड करना पड़ेगा N1 को, क्या कि तुम एंट्री ले सकते हो। व्हाई, बिकॉज द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ N1 इज स्मॉलर देन दिस N2, ठीक है। तो अब यहाँ से अब देखो एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, जैसे N2 भी अंदर मतलब एंट्री लेना चाह रहा था क्रिटिकल सेक्शन में, तो N2 भी सभी रेस्ट ऑफ द नोड्स को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द नोड्स है उनकी क्यू में N2 की भी रिक्वेस्ट वहां पे जाके सेव हो गई। N2 3, इधर इसके पास भी N2 आएगा, N2 3, इसके पास भी N2 विद टाइम स्टैम्प वैल्यू 3 और इसके पास भी N2 विद द टाइम स्टैम्प वैल्यू 3, ठीक है। अब जो N2 है दैट इज ट्रांसमिटिंग अ रिप्लाई मैसेज टू दिस नोड N1। रिप्लाई में क्या है, जस्ट दैट यू कैन नाउ एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब ये जो नोड N1 है जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी, कब एंटर करेगी, यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है। N1 ने रिप्लाई रिसीव की किससे, N2 से, ठीक है। अब N1 ये चेक करेगी जो मैसेज उसके पास आया है क्या उसकी उसमें क्या ये मेंशन है कि जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो N2 की N1 से लार्ज है, ठीक है। अभी हो भी सकता है ना कि इनकरेक्ट मैसेज आ जाए जिसमें कि टाइम स्टैम्प वैल्यू कम हो जाए। तो यहाँ पे मैसेज रिसीव करे क्या 3, क्योंकि N2 की कितनी कंसिडर की है 3। तो इस टाइम पे ही N1 एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि N1 एंट्री लेगा क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि N2 ने रिप्लाई तो सेंड कर दिया बट N1 के पास इनकरेक्ट मैसेज आ जाता है। उसके पास क्या मैसेज आ जाता है, मैसेज कोमा 1। तो इस केस में क्या देखेगा कि जो टाइम स्टैम्प वैल्यू है उसकी वो तो कम आ रही है उससे, तो इस केस में वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वो कब एग्जीक्यूट करेगा, कब क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेगा, ओनली कब कि जब उसके पास जो मैसेज रिसीव हो रहा है, रिक्वेस्ट का रिप्लाई आ रहा है, उसमें जो टाइम स्टैम्प वैल्यू मेंशन है वो उससे ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसने जैसे मैसेज भेजा मैसेज कोमा 3, तो N1 ने देखा हाँ कि मेरी वैल्यू कम है 2, तो N1 क्या करेगा, सिंपली क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेगा।
उसके बाद जैसे ही N1 का अपना काम उसका कंप्लीट हो जाता है, क्रिटिकल सेक्शन का वर्क कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट N1 एक रिलीज मैसेज ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मैसेज यूज होता है, रिक्वेस्ट, रिप्लाई एंड रिलीज। रिक्वेस्ट, whenever a node want to enter into the critical section it will send a request message to all the nodes, ठीक है। reply, whenever another node want to enter the same critical section, then first of all it has to compare the timestamp values. If its timestamp is more than the requested node, then it has to send a reply message granting permission to enter into the critical section, ठीक है। and last is the release message. release कब होगा? whenever a node completed its task, completed its access for the critical section, then after its work completion it has to send a release message to all the nodes, ठीक है। तो अब जैसे N1 का टास्क कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद N1 फिर से जैसे रिक्वेस्ट सेंड की थी ऐसे ही रिलीज मैसेज सभी नोड्स को ट्रांसमिट कर देगा। तो ये थर्ड आपका मैसेज होता है। जैसे so N1 transmitted a release message to this node, N4 also it is transmitting a release message to this N3 also, simply जैसे broadcast करते हैं, और it is also transmitting a release message to N2 also, ठीक है। इसके अलावा रिलीज करने के बाद, रिलीज मैसेज ट्रांसमिट करने के बाद और क्या काम रह गया यहाँ पे? जो क्यू है, सबकी क्यू, वो सब अपनी अपनी क्यू में से अब रिलीज मैसेज मिलने के बाद अपनी अपनी क्यू में से N1 को रिमूव कर देंगे। तो आफ्टर दिस रिलीज मैसेज दिस N1 जो N1 की रिक्वेस्ट थी सभी में से रिमूव हो जाएगी। अब उनके टॉप पे जो रिक्वेस्ट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब इनके टॉप पे कौन सी रिक्वेस्ट थी? N2 की, तो फिर से वही प्रोसेस सारा आपका रिपीट होगा, ठीक है। तो ये एक क्रिटिकल सेक्शन का कंसेप्ट है। तो अगर आपका एग्जाम में अगर ये भी आता है तो आप कर सकते हो। सिंपली 3 मैसेजेस का यूसेज है, रिक्वेस्ट, रिप्लाई एंड रिलीज, ठीक है। रिक्वेस्ट कब जाएगी और किसको जाएगी? सभी नोड्स को जाएगी, ठीक है। अब जो नोड एंटर करना चाहती है वो पहले क्या चेक करेगी कि टाइम स्टैम्प किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ठीक है। अगर सेंडर या फिर रिक्वेस्टेड नोड की टाइम स्टैम्प कम है, जिसकी वैल्यू छोटी है, तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली, तो वो उसको ग्रांट परमिशन दे देगी और अपनी रिक्वेस्ट और उसकी रिक्वेस्ट दोनों को ही क्यू में रखेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जब किसी भी नोड का वर्क कंप्लीट हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन का, तो वो रिलीज मैसेज ट्रांसमिट कर देगी सभी को ही, जिससे क्या होगा कि सभी नोड्स अपनी अपनी क्यू में से उस नोड को रिमूव कर देंगे। अब जो नेक्स्ट नोड होगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी क्यू में, उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और एक चीज और, जैसे ही रिक्वेस्ट आती जाती है, यहाँ पे तो मैंने 2 ही ली थी, अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट है तो वो टाइम स्टैम्प वैल्यूज की सीक्वेंस में प्लेस की जाती है। जैसे यहाँ पे 2, 3, फिर किसी और नोड की 4 है, 5 है, इस तरह से, और इस तरह से फिर एक एक नोड रिमूव होती जाती है, ठीक है। तो ये लैम्पोर्ट आपका कंप्लीट है, लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का एल्गोरिथम, जो कि एक ही है। फिजिकल के आपके 2 थे, लॉजिकल का एक ही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम्स। उसमें भी आपको 3 एल्गोरिथम स्टडी करना है, वो कल करते हैं अब आगे, ठीक है।